हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग जो बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था मिसलैनियस, उसके आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। यानी जो ये टॉपिक है मिसलैनियस का, इसमें काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इसे कई लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और थोड़ा सा डिले डिले इन द सेंस ये है कि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक इसलिए मतलब लेक्चर इसलिए हो जा रहा है ना कि क्योंकि हर एक ऑप्शन को समझाना या हर एक ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओके। इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। स्लो इन द सेंस थोड़ा सा लेंदी है, ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास एक लेक्चर को पढ़ रहा है। ओके। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा 1 से लेकर 30 तक के सवाल को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग 31st क्वेश्चन को देखेंगे और ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो ये कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके। यानी इसमें दो लिस्ट दे रखा है और उन दोनों लिस्ट के एक एक पॉइंट को आपस में मैच कराना है। ओके। तो बेसिकली ये मैचिंग का सवाल है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है EEZ। अगर EEZ की बात किया जाए स्टूडेंट कि EEZ क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी। ओके। इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी। इंसिफेलान एक तरीके का ये ब्रेन में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है। तो बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म होगा ये इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी, यानी जो ई यहाँ बीच वाला जो ई दिया है ना, इसी का मतलब है इंसिफेलो। तो ये ब्रेन में पाया जाने वाला एक पार्ट होता है। तो बेसिकली इसको अगर हम मैच कराने की कोशिश करें तो जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मसल, आई, ब्रेन एंड हार्ट, तो जो पहला वाला है EEZ, इसे हम लोग 3 से मैच करा सकते हैं। ओके। अगर हम लोग पहले को 3 से मैच कराएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके। तो यूपी पीसीएस का एक बड़ी खास चीज़ है कि अगर उसका एक ऑप्शन मिल जाता है तो ऑलमोस्ट मान के चलिए मोर देन 50% सवाल में आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब डाउट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये सवाल आपका बन जाएगा। ओके। तो पहले पॉइंट का ये मैच कराया अगर 3 से, तो ये EEZ का मतलब ये ब्रेन में होने वाला चीज़ है। ओके। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट को ECG, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ECG। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियो। ये हो गया आपका कार्डियोग्राफी, कार्डियो। ओके। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो कार्डियो का मतलब होता है बेसिकली हार्ट से संबंधित कोई चीज़। ओके। यानी हार्ट से रिलेटेड जब किसी डिजीज़ या किसी चीज़ को हम लोग चेक करेंगे तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं ECG बोलते हैं उसके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो अगर हम लोग ECG को मैच कराएं ब्रेन से तो बी में आप देखिए 4 से मैच करा। ओके। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक पॉइंट और कि ECG को ही एक और नाम से जाना जाता है EKG। इस पॉइंट को अभी लोग ध्यान रखिएगा। मे भी अगर ज़्यादा चांस है कि आपको ECG ही देगा, लेकिन अगर ECG की जगह कभी EKG दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ओके। थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। EOG, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EOG। यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रो, ये ऑक्यूलो होता है, इसका मतलब होता है ऑक्यूलो। ऑक्यूलो का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो आँख में चेकअप होता है ना, वो बेसिकली EOG के थ्रू होता है। ओके। तो ये ऐसा टेक्निक है जब आज आँख में कोई चीज़ चेक करना होता है और मतलब उस दौरान अगर इसका यूज किया जाता है तो वो आपका EOG होता है। तो बेसिकली यह एक तरीके की टेक्निक है जो कि मेजर करती है क्या, रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना। रेटिना जो कि आँख में पाया जाता है, उसी के रेस्टिंग पावर को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं EOG। तो EOG को अगर हम लोग आँख से मैच करा दिए तो ये आपका C वाला 2 से मैच कर गया। ओके। एक ही बचा है, उसका नाम है EMG। अब EMG का मतलब क्या होता है इसको भी पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रो, यहाँ पे मायो हो जाएगा। ओके। मायो, मायो मसल में पाया जाने वाला एक चीज़ है और बेसिकली जो ये मायोग्राफी, इलेक्ट्रो मायोग्राफी जो टेक्निक यूज किया जाता है ये मसल के चेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप ये चारों पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। मैं जस्ट एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला है EEZ। EEZ का मतलब होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ओके। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ECG। ECG का मतलब होता है आपका
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, और तीसरे पॉइंट का मतलब होता है ईओजी का मतलब इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। ओके, चौथा है ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये चारों पॉइंट चारों से मैच किया है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। यहाँ पे कुछ टेक्निक की बात कर रहा है और सामने फिर से किसी ऑर्गन को दे दिया है। ओके, तो सेम जो पिछला सवाल था लगभग उसी से मिलता जुलता सवाल है। ओके, ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी, मैमोग्राम। तो इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अभी हम लोगों ने देखा, ये ऑप्शन वाला अभी हम लोगों ने देखा। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो किससे मैच कर रहे थे हम लोग? हार्ट से। हार्ट से मैच करने वाली ये चीज़ है। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को अगर हम लोग हार्ट से मैच करा दें तो बी को हम लोग 1 से अगर सपोज मैच कराते हैं, बी को 1 से, तो ऑप्शन बी में ऑप्शन डी में आपका बचेगा, बाकी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये भी हम लोगों ने देखा, ये ब्रेन से हम लोगों ने मैच कराया था, क्योंकि इंसेफेलान नामक चीज़ एक ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो ईईजी सी को अगर हम लोग 2 से मैच करा दें तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन और बाकी जो बचे ऑप्शन है उनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, ऑडियोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, जो कान के पेशेंट होते हैं जिन्हें सुनाई कम देता है या कान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो अगर ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोग बहुत ही कॉमन टर्म सुने होंगे ईएनटी का डॉक्टर है। ओके, तो जो ईएनटी के डॉक्टर ये होता है बेसिकली आई, नोज एंड थ्रोट। ओके, ईयर सॉरी, ये ईयर हो गया यानी ईयर, ये नोज, ये थ्रोट गला। ओके, तो जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली ऑडियोग्राम को रखते हैं, क्योंकि उनको ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चेक करते हैं। तो ऑडियोग्राम बेसिकली कान को सुनने के लिए एक चेकअप का एक प्रोसेस है। ओके, उसमें ये यूज किया जाता है। ओके, तो ये कान से संबंधित हो गया। ए को अगर हम लोग 3 से मैच करा दें, ये पॉइंट आ गया। मैमोग्राम का मतलब होता है बेसिकली मैमल्स में जो मैमरी ग्लैंड होते हैं ना, बेसिकली जिसे हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, वो मिल्क सिक्रीशन के काम आते हैं। तो बेसिकली जब कोई ब्रेस्ट में चेकअप करना होता है ना, तो उसको मैमोग्राम के थ्रू किया जाता है। ओके, तो इसका डी का आपका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी, मैमोग्राम, ये चारों का मैंने एक एक करके आपको बता दिया है, और आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डिजीजेज ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू, यानी जो किसी इंसान के यानी ह्यूमन बीइंग के इनर बॉडी के अंदर जो इनर पार्ट्स होते हैं, इनर ऑर्गन होते हैं, उनमें अगर कोई डिजीज हो जाए तो उसको किसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है, यानी किसके थ्रू उसको जानने की कोशिश किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्डियोग्राफ, दूसरा दे रखा है एंडोस्कोप, तीसरा दे रखा है आपका गायरोस्कोप, चौथा दे रखा है क्रेस्कोग्राफ। ओके, एक एक करके हम लोग सभी देखते हैं। जो कार्डियोग्राफ होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, यानी रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ओके, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने का कौन करता है? कार्डियोग्राफ। ओके, एंडोस्कोप की अगर बात किया जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एंडोस्कोप, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बेसिकली लाइट को एमिट करके या कैमरे के साथ जाता है। ये मतलब डॉक्टर इसको इंसर्ट कराते हैं और वो जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको चेकअप करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ओके, गायरोस्कोप की अगर हम लोग बात करें, गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप बेसिकली एक ऐसा उपकरण है जो डायरेक्शन दिखाता है, या डायरेक्शन आप कह लीजिए, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन बताता है। इसके साथ साथ ये एंगुलर वेलोसिटी भी बताता है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, यानी किसी पोजीशन, जब कोई सपोज कीजिए कोई मशीन है, उसके द्वारा किसी चीज का मतलब डायरेक्शन बताया जाए या उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बताया जाए, तो उसमें ये मान के चलिए कि उसमें गायरोस्कोप लगाया गया है। ओके, और इसका यूज ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एरोप्लेन में,
एरोप्लेन के अलावा स्मार्टफोन में भी आजकल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो पानी की जहाज़ें होती हैं या सैटेलाइट होता है, नेविगेशन जो सिस्टम होते हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जहाज, सपोज कीजिए अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी कि किस दिशा में उसको जाना है और कितनी स्पीड से उसको जाना है, ये सब बताता कौन है? ये गायरोस्कोप बताता है। ओके। और जो ऑप्शन डी दे रखा है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो ये एक तरीके का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी ये प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको सबसे पहली बार खोजा कौन था? यानी इन्वेंटेड बाय सर जगदीश चंद्र बोस। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था। ओके। तो क्रेस्कोग्राफ का जो मुख्य काम क्या है? ये प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। तो मैंने चारों पॉइंट आपको, चारों ऑप्शन का एक एक पॉइंट बता दिया है। कार्डियोग्राफी बेसिकली जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इसको मेजर करता है। एंडोस्कोप से हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाले पार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली जो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा है कि डिजीजेज ऑफ इनर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू, तो ये बेसिकली आपका एंडोस्कोप के द्वारा होगा। ऑप्शन सी कह रहा है गायरोस्कोप, जो कि ओरिएंटेशन एंड एंगुलर, यानी ओरिएंटेशन का मतलब हो गया आपका दिशा, यानी डायरेक्शन या दिशा बताती है। ओके। दिशा के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी की बात जो करें वो गायरोस्कोप होता है, एक तरीके की मशीन होती है। और क्रेस्कोग्राफ मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और जगदीश चंद्र बोस इसकी पहली, मतलब इसे खोजा था। ओके। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन डॉक्टर टेल्स अ पर्सन दैट ही और शी हैज बीन अफेक्टेड विद टेट्राप्लेजिया, इट मीन्स दैट ही या शी इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ, यानी यहाँ पे टेट्राप्लेजिया के बारे में एग्जामिनर जानना चाह रहा है। ओके। टेट्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया इसी का एक और नाम है स्टूडेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्री प्लेजिया। टेट्राप्लेजिया कह लीजिए या उसी का दूसरा नाम है क्वाड्रीप्लेजिया। ये एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, जब किसी, मतलब इंसान की जो दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर दें या पार्शियली या फुली पैरालाइज हो जाए, उसी कंडीशन को बोला जाता है टेट्राप्लेजिया। यानी इट इज़ अ कंडीशन जिसमें शरीर के चारों जो अंग होते हैं, यानी सपोज कि बोथ हैंड्स प्लस बोथ लेग्स, जब इंसान का दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर दे, उसी कंडीशन को बोलते हैं टेट्राप्लेजिया। और ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा या तो कोई रोग हो जाए जिस वजह से ये पार्शियली या फुली पैरालाइज हो जाए, या किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए उस दौरान ऐसा होगा। ओके। तो जब डॉक्टर कह दे किसी आदमी को कि आप टेट्राप्लेजिया से अफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये है कि उसका दोनों हाथ और दोनों पैर जो होता है वो पैरालाइज हो गया है या काम करना बंद कर दे रहा है। ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, सिल्क फाइबर्स हेयर्स नेल्स एंड क्लॉ आर मेड ऑफ। ये सब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था लेक्चर में कि जो बाल होते हैं, नेल्स नाखून होते हैं या सिल्क फाइबर, ये सब किसके बने होते हैं? ये केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है, उसी से बना होता है। ओके। केराटिन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है, और इसी प्रोटीन से जो हमारे शरीर में ये बाल होते हैं या नाखून होते हैं, जो क्लॉज यानी जो पंजा होता है, या सिल्क फाइबर जो होते हैं, ये सब बने होते हैं। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, यानी चारों ऑप्शन में जो प्लांट फाइबर दे रखा है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो स्टेम के द्वारा, प्लांट के स्टेम के द्वारा निकाला जाता है। ओके। कॉटन की अगर हम लोग बात किया जाए स्टूडेंट, तो कॉटन प्लांट में जो सीड पाए जाते हैं ये बेसिकली सीड से निकाला जाता है। ओके।
कॉटन जो होता है ये सीड से निकाला जाता है। कॉयर की अगर हम लोग बात करें, कॉयर का मतलब होता है जो नारियल में, कोकोनट में जो ड्राई हो जाता है तो एक ग्रे कलर का जो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकलता है। जब नारियल, सपोज कीजिए जो कोई इंसान पानी पीने की, नारियल के पानी पीने के लिए नारियल को छिलवाता है तो वो तो ग्रीन कंडीशन में होता है, लेकिन जब वही नारियल आगे मतलब थोड़ा सा समय लेके जब वो सूख जाता है तो ड्राई ग्रे कलर का हो जाता है। तो उसको जब छीला जाता है तो जो वो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को बोलते हैं कॉयर। ये कहाँ मिलता है? ये कोकोनट में पाया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली कोकोनट के हस्क से निकाला जाता है। किस से? हस्क से। ओके, ना कि ये स्टेम से निकाला जाता है। सन हेम्प की अगर हम लोग बात करें तो सन हेम्प का मतलब होता है सनई। जो ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे वो सनई समझ रहे होंगे, तो उसी को ये सनहेम कहा जाता है। तो सनई का जो पौधा होता है उसको जब किसान काटते हैं ना तो उसके स्टेम को ले जाकर के तालाब में डुबो देते हैं, और कुछ दिन इसको डुबोने के बाद, हफ्ते या 10 दिन तक उसके जो स्टेम होते हैं वो थोड़ा सा फर्मेंटेड टाइप के हो जाते हैं, यानी सड़ने लगते हैं। तो वो थोड़ा सॉफ्ट कंडीशन में आ जाते हैं, तो उसके स्टेम से जो फाइबर होते हैं उसको निकाला जाता है और एक किसान उसी को पानी में बार बार पीटता है, जो बाद में आगे चल करके सनई के द्वारा जो मतलब एक कॉटन नुमा स्ट्रक्चर होता है उसको निकाला जाता है। ओके, तो ये बेसिकली सनई की जो स्टेम होता है, सनहेम जो होता है, ये इसको स्टेम से ही निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सनहेम। कपाक की अगर बात किया जाए तो कपाक एक तरीके के फ्रूट से निकाला जाने वाला चीज है, ये फ्रूट से निकाला जाता है। ओके, कॉटन सीड से निकाला जाता है, कॉयर जो होता है ये हस्क से निकाला जाता है, सनहेम जो है ये स्टेम से निकाला जाता है, कपाक जो है ये फ्रूट से निकाला जाता है, कपाक के ट्री से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के यानी मेढक के मेटामॉर्फोसिस के दौरान हिंड लेग्स डिसअपियर, उसके पिछले पैर डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इंजेक्शन ऑफ फूड इज स्लो डाउन, यानी उसके फूड को निगलने की जो या मतलब खाने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है स्किन बिकम्स रफ, यानी जो उसकी स्किन होती है खुरदरी हो जाती है। चौथा कह रहा है इंटेस्टाइन इज शॉर्टन, यानी जो उसकी इंटेस्टाइन होती है मेढक की वो छोटी हो जाती है। तो मेटामॉर्फोसिस एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, मेटामॉर्फोसिस क्या है स्टूडेंट? एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये ज़्यादातर एम्फीबियंस के केस में देखा जाता है कि उनकी बॉडी जो होती है जब वो बच्चे पैदा होते हैं या लार्वा से लेके उसे एडल्ट कंडीशन में कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो यह एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें उस पर्टिकुलर एनिमल का जो रूप है या उसका स्ट्रक्चर है वो उसकी लाइफ साइकिल के दौरान धीरे धीरे चेंज होता है। ओके, तो लेकिन जो फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे सवाल दे रखा है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में तो इन चारों में से क्या होगा, तो ये जब किसी मेढक का मेटामॉर्फोसिस या कायाकल्प होता है तो उस दौरान ये देखा जाता है कि जो उसकी इंटेस्टाइन होती है ना स्टूडेंट, वो छोटी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेढक का क्या होगा, इंटेस्टाइन वो छोटा हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बुल सीमेन, जो बैल होते हैं जो उनके सीमेन होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है गर्भाधान और आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। तो कह रहा है कि बुल सीमेन फॉर पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज स्टोर्ड इन, यानी किसमें स्टोर किया जाता है क्या? बुल का सीमेन। ओके, आइस में, लिक्विड ऑक्सीजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो बुल का सीमेन होता है जिसे जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करने के लिए स्टोर करते हैं, तो वो करते हैं आपके लिक्विड नाइट्रोजन में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है ना वो बेसिकली दो तरीके से किया जाता है, यानी 2 मेथड्स। उसमें से पहला जो स्टोर किया जाता है वो किया जाता है आपका ड्राई आइस और एल्कोहल। ओके, एक मेथड तो ये है कि जो बुल का सीमेन रहता है वो ड्राई आइस या एल्कोहल में यूज किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, और जो दूसरा मेथड है इसके स्टोर करने का वो है आपका लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ओके,
अब लिक्विड नाइट्रोजन जो यूज किया जाता है या स्टोर किया जाता है वो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो टेम्परेचर रख के इसको यूज किया जाता है। तो यही दो तरीका है। इसमें जो सेकंड वाला है लिक्विड नाइट्रोजन वाला, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि जब समय बीत जाता है तो समय बीतने के दौरान जो फर्टिलिटी होती है बुल के सीमन की वो घटती नहीं है। लेकिन जो ड्राई आइस और एल्कोहल के केस में देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि समय बीतने के दौरान जो उसकी बुल की सीमेन होते हैं उसकी फर्टिलिटी जो होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डाउन होती जाती है। यही रीजन है कि जो ऑप्शन बी में यानी लिक्विड नाइट्रोजन में दे रखा है इसमें इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर टू पहले वाले ऑप्शन के। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काऊ, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा दूध देने में सक्षम है। पहला ऑप्शन दे रखा है डॉर्सेट, दूसरा दे रखा है हॉल्स्टीन, तीसरा दे रखा है आपका साहिवाल, चौथा दे रखा है रेड सिंधी। अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात किया जाए स्टूडेंट तो नीदरलैंड में एक वैरायटी होती है। कहाँ पे होती है ये? नीदरलैंड। नीदरलैंड ये यूरोप का एक देश है, वहाँ पे एक वैरायटी पाई जाती है जिसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन नामक एक वैरायटी पाई जाती है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ये एक वैरायटी है किसकी? काऊ की। ओके, ये काऊ की वैरायटी है और ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है दूध देने के लिए। ओके, तो बेसिकली इसके एक लैक्टेशन जो साइकिल होता है इसका, यानी लैक्टेशन साइकिल उसे बोलते हैं जब कोई गाय बच्चा दे और वो जब तक दूध देती है उस पूरे समय पीरियड को यानी उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन साइकिल। क्या बोलते हैं? लैक्टेशन साइकिल। यानी जो ये गाय होती है इसके जो एक लैक्टेशन साइकिल होता है उसमें ऑलमोस्ट लगभग 25,000 पाउंड दूध देने की क्षमता होती है इस पर्टिकुलर वैरायटी की। यानी जो हॉल्स्टीन वैरायटी है ये ऑलमोस्ट अपने एक लैक्टेशन साइकिल के दौरान लगभग 25,000 पाउंड दूध देती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल्स्टीन। कुछ ऐसे सवाल अब यूपी पीसीएस पूछ लेता है, क्या कीजिएगा, मतलब इसका कोई सिर पैर तो नहीं है लेकिन इतना इंसान कितना याद रखेगा, मामला वहाँ पे आके फंस जाता है कि कितना कोई बच्चा याद रख करके बैठे। ओके, तो ये ज़्यादातर ये जल्दी कहीं किताबों में नहीं मिलता है। नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड बुक आप लोग रेफर करते होंगे ज़्यादातर केस में ये ऐसे सवाल मतलब नहीं मिलते हैं। तो इसको बेसिकली पीवाईक्यू से ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर इन केस ये फ्यूचर में रिपीट किया तो बच्चे मतलब आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। मेरा बस वही एक मोटो है इस पर्टिकुलर सीरीज को लेके आगे चलने का। ओके, तो जितने भी यूपीपीएससी में पीवाईक्यूज आ रखे हैं उनको एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसका ऑलमोस्ट ये आखिरी टॉपिक है। अब ये जितने भी पार्ट में कवर किया जा सके उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल्स्टीन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ एनिमल दे रखा है, एक तरफ उसकी ब्रीड को दे रखा है। ओके, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ एनिमल्स लिख लेते हैं, उसकी ब्रीड की बात कर लेते हैं। एनिमल्स और उसके कुछ ब्रीड, कौन कौन से ब्रीड उस पर्टिकुलर एनिमल से रिलेटेड हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग काऊ की बात करते हैं। अगर काऊ की बात करें तो काऊ की 3-4 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। सपोज कीजिए ये देवनी हो गया, देवनी के अलावा गिर जो होती है ये भी काऊ की वैरायटी होती है। इसके अलावा जो सिंधी होता है ये भी काऊ की ही वैरायटी होती है। इसके अलावा एक और वैरायटी आप लोग नोट कर लीजिए, थारपारकर, ये भी आपका काऊ की वैरायटी है। ओके, दूसरे एनिमल को अगर हम लोग बात करें तो गोट को लेके चलते हैं। गोट, बकरी, बकरी की अगर बात करें तो बकरी आपका बर्बरी हो गया, एक ब्रीड हो गया। इसके अलावा इसका एक बहुत ही फेमस ब्रीड है जिसको बोलते हैं जमुना पारी। जमुना पारी गोट की एक ऐसी ब्रीड है जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है गोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जमुना पारी भी गोट की ही एक ब्रीड है। एक और लिख लीजिए आप लोग, बफेलो। बफेलो, बफेलो की ब्रीड की अगर बात किया जाए तो भदरवारी, भदरवारी ये यूपी आरओ की बहुत ही फेवरेट सवालों में से एक है। ओके,
अक्सर ये देखने को मिलता है, इस तरीके के सवाल यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम में जरूर आता है। ओके, तो एक एक करके अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन दे रखा है काऊ, इसकी ब्रीड है देवनी, बिल्कुल सही बात है। ओके, गोट की बात किया जाए तो बर्बरी भी इसका होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, बफेलो की बात किया जाए तो ये भदरवारी, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका सीप, यानी भेड़ की बात कर रहा है, और भेड़ में ये दे रखा है गिर, जबकि ये गिर है ये आपका किसका है, ये आपका काऊ की वैरायटी है। ओके, ना कि ये शिप की वैरायटी है, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ये पूछा है आपका कौन सा रॉन्ग है, रॉन्गली मैच है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। जो मैंने ये चार्ट आपको प्रोवाइड किया है ये कहीं कॉपी भी आप लिख लीजिएगा, काऊ, गोट और बफेलो का। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, ये एक पॉइंट देखिएगा, ये यूपी आरओ 2021 की प्री में पूछा है, और ये भी यूपी आरओ के 2021 के ही प्री में पूछ लिया है। ओके, तो ये दोनों सवाल यूपी आरओ में ही आए हैं और सेम ईयर आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा आरओ का फेवरेट सवाल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 41 कह रहा है, एक तरफ एनिमल दे रखा है, एक तरफ ब्रीड दे रखा है, सेम उसी पैटर्न पे ये सवाल आया है, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बफेलो की बात किया जाए तो भद्रवाली दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। काऊ की बात किया जाए तो ये सिंधी होगा, ये भी आपका करेक्ट है, मैंने आपको बताया था, चार पॉइंट आपको बताया था काऊ वाले में, देवनी, गिर, सिंधी और थरपरकर। ओके, गोट की बात किया जाए जमुनापारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे शिप की बात कर रहा है थरपरकर, ये एक तरीके का ये काऊ की वैरायटी है, न कि शिप की वैरायटी है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन आपका फाइनली आंसर के रूप में करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, ये एक तरीके का प्रोसीजर है, इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी इन ट्रीट, यानी इसके द्वारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक किया जाता है। ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है गाल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है आपका सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। चौथा कह रहा है आपका किडनी स्टोन। अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी अगर सपोज कीजिए गाल ब्लैडर स्टोन में अगर यूज किया जाता होगा, तो ये बिल्कुल किडनी स्टोन में भी यूज किया जा सकता था। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम से मिलते जुलते हैं। अगर ये थेरेपी एक जगह इसमें यूज किया जाता मतलब किया जा सकता है, तो ऑलमोस्ट ये चांस है कि ये सेकंड वाले पॉइंट में भी यूज किया जाना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं और ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कुछ स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट अ फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। ये जो थेरेपी है ये स्किन कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ये कैंसर की बात कर रहा है और इसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का। ओके, अगर गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन की बात किया जाए तो इसको जिसके द्वारा ठीक किया जाता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। यानी ये एक तरीके का ऐसा प्रोसीजर है ना जिसको रेस के द्वारा इन पत्थरों को, लिथो मतलब होता है स्टोन, लिथो मतलब होता है स्टोन और ट्रिप्सी मतलब होता है उसको ब्रेक करना। ओके, तो इस पर्टिकुलर जो गाल ब्लैडर में स्टोन पाए जाते हैं या किडनी में जो स्टोन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लोकल आम बोलचाल की भाषा में पत्थरी बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसी प्रोसीजर का यूज किया जाता है, लिथोट्रिप्सी। तो इसमें डॉक्टर क्या काम करता है ना कि वो जो एक लेजर होता है उसके द्वारा किडनी या गाल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं उसको बार बार बम्बार्ड कराता है, जिस वजह से वो जो उसके स्टोन होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं और फाइनली वो यूरिन के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाता है। ओके, तो इसका इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि और डेंटिस्ट मिरर इज, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो एक तरीके का मिरर यूज करते हैं, वो किसका बना होता है, सिलेंड्रिकल मिरर होता है या कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है या वो प्लेन मिरर होता है। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं जो वो मिरर यूज करते हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं नॉट कॉनकेव लेंस, मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। ओके,
तो ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये कॉन्केव मिरर होता है ना, किसी पास की चीज़ को बहुत मैग्नीफाइड कर देती है, यानी उसके उसके स्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ा करके दिखाती है, जिस वजह से दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, और उसे ठीक करने के लिए वो अपना इलाज स्टार्ट करे। ओके, तो कॉन्केव मिरर की यही खासियत होती है कि ये किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइड करके दिखाता है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि बड़ा करके। ओके, बड़ा करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एनिमल है जिसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिश को देखते हैं। अगर हम लोग फिश की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड। ओके, फिश के बाद हम लोग एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग हो गया। ओके, मेढक की बात करें तो वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह हैं, पानी में भी रह लें और लैंड वाले पार्ट पे भी रह लें, जमीन पे भी रह लें और पानी पे भी रह लें। ओके, तो उसे हम लोग एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखते हैं। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड आपका हो जाएगा रेप्टाइल्स की। अगर हम लोग बात करें रेप्टाइल्स, ऐसे जानवर जो रेंगते हों उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स की कैटेगरी में, जैसे सांप हो गया ये रेंगता है तो इसे हम लोग रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके पास भी 3 चैम्बर्ड ही होते हैं। ओके, 3 चैम्बर्ड, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है इसका, तो रेप्टाइल्स में एक क्रोकोडाइल होता है, एक्सेप्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की बात कर रहा हूँ मैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स यानी पक्षियों की बात करें। बर्ड्स में आपको 4 चैम्बर्ड देखने को मिलता है। ओके, जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली मैमल्स की। मैमल्स यानी जानवर, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड ही होते हैं, क्या हर्ट। ओके, 4 चैम्बर्ड। तो बर्ड्स, कोई पक्षी हो गया, मैमल हो गया या क्रोकोडाइल, इन तीनों कैटेगरी के लोगों में 4 चैम्बर्ड होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर बात की जाए तो 3 होते हैं, और फिश की अगर बात किया जाए तो 2 चैम्बर्ड होते हैं। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। मंकी, मंकी एक तरीके का क्या है, एनिमल है। एनिमल में कितना होगा, 4 चैम्बर्ड होगा। क्रोकोडाइल की मैंने आपको बता दिया कि क्रोकोडाइल एक तरीके का रेप्टाइल है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है क्योंकि रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होते हैं। ओके, फिश की अगर बात करें तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फ्रॉग की अगर बात करें तो ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आएगा, और यानी उभयचर की कैटेगरी में ये आएगा, और इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो पूछा क्या है कि किसमें 3 चैम्बर्ड होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉग में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। सवाल वही रिपीट कर दिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बेसिकली आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैमल्स की बात करूं तो 4 हो जाएगा, बर्ड्स की बात करूं तो 4 हो जाएगा, और एम्फीबियंस की बात करूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और पीसेस का मतलब होता है फिश, ये हो जाएगा 2 चैम्बर्ड। ओके, तो 3 पूछा है ना, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड किस में होगा, एम्फीबियंस में होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे फ्रॉग हो गया। ओके, पिछले सवाल में फ्रॉग के बारे में पूछा था, यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में पूछ लिया है। ओके, सवाल सेम है, बस उसके पॉइंट मतलब उसके वर्ड जो है वो चेंज करने के अलग तरीके हैं बस। अगले सवाल पे चलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव गॉल ब्लैडर, डजंट हैव गॉल ब्लैडर। पहले ये जान लीजिए कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर, ओके, गॉल ब्लैडर एक तरीके का ऑर्गन होता है स्टूडेंट, अ टाइप ऑफ ऑर्गन, अ टाइप ऑफ ऑर्गन। ओके, यह एक तरीके का ऑर्गन होता है। अगर ह्यूमन की बात किया जाए, ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो ये बेसिकली बाइल का स्टोर करता है, यानी स्टोर हाउस ऑफ बाइल, स्टोर हाउस ऑफ बाइल।
अब बाइल क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का केमिकल होता है जो कि सिक्रीट होता है लीवर के द्वारा, यानी लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, लेकिन जो गाल ब्लैडर होता है उसी बाइल को स्टोर करता है, और ये फैट के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, फैट डाइजेशन, यानी ये वसा के पाचन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, कौन, बाइल, ओके। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए जो ये ऑर्गन है गाल ब्लैडर, ये बहुत सी एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता है, यानी नहीं पाया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे डियर हो गया, डियर यानी हिरन की बात कर ले, हिरन में ये नहीं देखने को मिलता। हॉर्स की अगर बात करें यानी घोड़ों की बात करें तो उसमें भी नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम लोग कैमल्स की बात करें, ऊँट की, कैमल्स में भी नहीं देखने को मिलता। जिराफ में नहीं देखने को मिलता, किसमें, जिराफ में। एलिफेंट, हाथियों में नहीं देखने को मिलता, एलिफेंट हो गया। फिर राइनोसिरस हो गया, राइनोसिरोसिस, ओके। इसके अलावा ये व्हेल मछली होती है उसमें भी नहीं देखा जाता। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कबूतर की अगर बात करें तो डव्स में भी नहीं देखने को मिलते हैं। ये रैट्स यानी चूहों में भी नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ ये कुछ मछलियाँ होती हैं, सम फिश, उसमें भी ये नहीं पाए जाते, डू नॉट प्रेजेंट, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया गाल ब्लैडर का कि किस किस में नहीं पाए जाते और ये क्या है। और ये ह्यूमन की अगर बात की जाए तो मैंने उसके एग्जाम्पल के साथ इसको बताया कि इसका काम क्या है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से किस में जो है गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता, तो कैमल में भी नहीं पाया जाता, जिराफ में भी नहीं पाया जाता, रैट में भी नहीं पाया जाता, और इसमें फिश में भी नहीं पाया जाता, ओके। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये बेसिकली सभी होगा, ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन में है नहीं। लेकिन ओवरऑल ये सवाल या तो गलत मान के चलिए और या तो इसके सभी आंसर करेक्ट हैं, ओके। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस करेक्ट। मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिया कि इसके जो सारे ऑप्शन है सभी सही हैं, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके ऑप्शन जो है चारों सही हैं, ओके। आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा कि सवाल गलत है या सही है, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो लिस्ट दे रखा है स्टूडेंट और उनके बारे में मैच कराने को दे रखा है, तो एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं, ओके। लिस्ट 1 में जो दिया है मायोग्लोबिन, सर्पगंधा, कार्सिनोमा, हीमोग्लोबिन, ओके। लिस्ट 2 में दे दिया है कुछ प्रोसीजर दे दिया कि इसके काम क्या होते हैं, कैसे ठीक किया जाता है। अगर मायोग्लोबिन की बात किया जाए तो मायोग्लोबिन जो होता है ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ओके। मायोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि मसल सेल में पाया जाता है, यानी प्रेजेंट इन मसल सेल। तो मसल सेल में जब पाया जाएगा तो मायोग्लोबिन, तो एक को अगर हम लोग 4 से मैच करा दें तो आपका ये बचा और ये, यानी ऑप्शन नंबर डी चला गया और ऑप्शन नंबर ए चला गया, ओके। सर्पगंधा की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। अगर सर्पगंधा की बात किया जाए तो सर्पगंधा को एज अ ट्रैंक्विलाइजर यूज किया जाता है, यानी बेसिकली ये बेहोशी के लिए बेहोशी के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, ओके। सर्पगंधा जो होता है ये एक तरीके का मेडिसिन होता है। ये मिलता कहाँ है, तो बेसिकली एक तरीके का प्लांट होता है जिसका नाम है रावोल्फिया सरपेंटाइना, सरपेंटाइना, रावोल्फिया सरपेंटाइना नामक प्लांट से इसको निकाला जाता है और ये मेडिसिनल प्लांट है, ओके। और इसका ट्रीटमेंट यानी इसका उपयोग जो सर्पगंधा होता है इसका ज़्यादातर उपयोग जो है वो ट्रीटमेंट में किया जाता है, किसके, ट्रीट टू हाई बीपी, हाई बीपी के साथ साथ कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ओके। इसके साथ साथ ये ट्रैंक्विलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर बेसिकली वो केमिकल होते हैं जिसे इंजेक्ट करके किसी एनिमल्स को या किसी मतलब ह्यूमन को आप कह लीजिए कि उसको बेहोश कर दिया जाए, उसी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ओके। हम लोग ऑप्शन 3 पे चलते हैं, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा को आप सभी को पता होगा, कार्सिनोमा एक तरीके का कैंसर कॉजिंग जो वो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है, ओके। यानी जो कार्सिनोमा होते हैं, यानी कार्सिनोमा की अगर बात करें तो एक टाइप के कैंसर होता है। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको लिख ही दे रहा हूँ।
कार्सिनोमा जो होता है अ टाइप ऑफ कैंसर होता है, अ टाइप ऑफ कैंसर। ओके। और ये डेवलप कहाँ करता है, एपिथेलियल सेल, यानी जो हमारी स्किन होती है उसकी जस्ट नीचे जो सेल्स पाई जाती हैं उसे हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल सेल, वहाँ पे ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का कैंसर है, और इसके ट्रीटमेंट में जो तरीका यूज किया जाता है, जो जो प्रोसीजर यूज किया जाता है उसे बोला जाता है रेडियोथेरेपी। और रेडियोथेरेपी के अलावा इसे सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इसको इम्यूनो इम्यूनोथेरेपी के द्वारा भी इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा कार्सिनोमा को यूज ठीक किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ओके, ये हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, जस्ट कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके, तो ये आपका हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो ये स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही सहायक होता है। ये एक तरीके का आयरन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ओके, जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये लंग से लेके, मतलब लंग से पूरे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन को ले जाता है, और पूरे बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स में लेके छोड़ देता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये फाउंड इन आरबीसी, फाउंड इन आरबीसी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो एक को हम लोगों ने 4 से मैच करा दिया, 47 का करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 3 1 2 हो जाएगा। इतना डिटेल में मैंने इसको समझाने की कोशिश इसीलिए किया कि अगर दोबारा ये सवाल आए तो आप लोग गलत ना करें। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर से लिस्ट की बात दे रखा है। ओके, 2 लिस्ट दे रखा है, और एक तरफ कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं और उसको क्या काम होते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में दे रखा है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है बुलीमिया, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा एट्रोपिन, चौथा कह रहा है इंसुलिन। मैंने चारों पॉइंट पिछले के लेक्चर में अगर देखा जाए तो मैंने सारे पॉइंट को कवर कर रखा है ऑलरेडी। ओके, तो वहाँ पे बस मैं बहुत क्विकली इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाए। बुलीमिया एक तरीके का खाने का डिसऑर्डर होता है। बुलीमिया में कोई, जब किसी इंसान को बुलीमिया नामक बीमारी हो जाती है या डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये भूल जाता है कि हमें कितना खाना चाहिए। ओके, यानी वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, उसकी अपनी अपनी जितनी क्षमता होती है उससे बहुत ज़्यादा खाना खाने की बीमारी होती है। ओके, तो ये एक तरीके की ईटिंग डिसऑर्डर है। ओके, कोलेस्ट्रॉल की अगर बात किया जाए स्टूडेंट कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जनरली एक तरीके का फैट या स्टेरॉइड या लिपिड्स के रूप में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो अंडे के योक होते हैं ना, ये पीला वाला पार्ट, उसमें देखने को मिलता है। ओके, एट्रोपिन मैंने आपको बता दिया था कि एक तरीके का एल्कलॉइड होता है जो कि डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है जब वो आंख की चेकअप करते हैं तब। क्यों, इसका काम क्या है कि डायलेशन ऑफ पीपल्स, यानी आंखों के चेकअप के दौरान डायलेशन ऑफ पीपल्स में इसका यूज किया जाता है। एट्रोपिन क्या है, एक तरीके का एल्कलॉइड। ओके, इंसुलिन की बात किया जाए तो ये पैनक्रियाज से निकलने वाला एक तरीके का हार्मोन है। उसके पैनक्रियाज में बीटा सेल्स पाई जाती है, वहां से सिक्रीट होने वाला एक तरीके का हार्मोन है। ओके, तो इंसुलिन अगर डी को मैंने 3 से मैच करा दिया तो एक ये बच गया, एक ये बच गया, 48 में एक ये बचा, और इसके बाद ये दोनों चले गए आपके, ऑप्शन बी एंड सी एलिमिनेट हो गए। एट्रोपिन मैंने किसी में एल्कलॉइड से यानी सी का ए इस मिला दिया, अभी भी सवाल आपको फंसा हुआ है। ओके, इसके बाद फिर बुलिमिया जो है 1 का 4 अगर हम लोग मैच करा दें तो ये बहुत पहले ही आपका आंसर आ गया होता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट की एन इलेक्ट्रॉनिक डायोड यूजिंग अ सेमी कंडक्टर nanoparticles material synthesized by microorganism has been recently fabricated by Indian scientists for the first time, having utility in device miniaturization. The organism used is an, कह रहा है, तो बेसिकली कह रहा है ये सवाल कहने का इसका मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित अर्धचालक नैनोकण सामग्री का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड वैज्ञानिकों ने बनाया है,
और पहली बार बनाया बेसिकली, जिसका उपयोग उपकरण के लघुकरण यानी मिनिएचराइजेशन में किया जा रहा है। तो ये किसके वो उसमें कौन सा जीव यूज करके बनाया गया है, तो बेसिकली इसमें ईस्ट का यूज किया गया था। ओके, ये बहुत ही पुराना सवाल है और ये उस दौरान करंट में रहा होगा। ओके, आज के समय में ये बहुत ही रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर आप लोग जानते रहिए कि ये ईस्ट के द्वारा बनाया गया है। ओके, और इसका नाम क्या है जो ईस्ट यूज किया गया है? साइजो सैकेरो माइसीज बॉम्बे। ये ईस्ट की वैरायटी है, इसी का उपयोग किया गया है। और इस डायोड में जो ये डायोड पर्टिकुलरली बनाया गया है ना, सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ये जो डायोड है ये बेसिकली कैडमियम सल्फाइड और फिनाइलिन के संयोजन से बनाया गया है, यानी कैडमियम सल्फाइड प्लस फिनाइलिन नाइलिन, इन दोनों के संयोजन से ये इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया गया है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। ये कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट एनिमल टू ट्रेवल स्पेस। ये लूसेंट का सवाल है और ऐसे सवाल कभी कभी यूपीपीसीएस फैक्चुअल नेचर में पूछ लेता है। ओके, तो अगर पहला एनिमल कौन सा है जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल किया था, तो वो एक तरीके का कुत्ता था यानी डॉग था। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जो इस पर्टिकुलर स्पेस में ट्रेवल किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका लाइका। लाइका ये एक तरीके का क्या था? ये डॉग था। ओके, इसको लॉन्च किसने किया था? मतलब इस डॉग को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा कौन था? तो वो भेजा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत यूनियन, जो करंट टाइम में रसिया है। ये जब पहले कंबाइंड फॉर्म में था तो उसे यूएसएसआर बोला जाता था। तो ये सोवियत यूनियन के द्वारा भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो सोवियत यूनियन जो अपना एक स्पेस मतलब यू कह लीजिए स्पेसक्राफ्ट जो यूज किया गया था, सोवियत स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम था स्पुतनिक 2। स्पुतनिक 2, ये इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था। ओके, और ये लॉन्च कब किया गया था स्टूडेंट? तो ये लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 1957 को। ओके, तो ये 3 नवंबर 1957 को इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसी समय इस कुत्ते को भेजा गया था जिसका नाम क्या था? लाइका। तो ये पर्टिकुलर जो पहला एनिमल है जो स्पेस में ट्रेवल किया है उसका नाम क्या है? तो आपका ये एक तरीके का कुत्ता है और जिसका नाम था लाइका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द सबस्टांस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक आर, यानी एनेस्थीसिया के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा सबस्टांस है जिनका उपयोग एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो पहला कह रहा है क्लोरोफॉर्म, सेकंड कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके, तीसरा कह रहा है हीलियम, चौथा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एनेस्थीसिया के रूप में ये नहीं होता है। तो ऑप्शन अगर हम मैं चार को डिलीट करूं तो मैं आंसर की तरफ एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। चार यहां दे रखा है, चार यहां दे रखा है, तो ये चला गया आपका, ये चला गया। ओके, अब आपका जो बचा है ऑप्शन 1 और 2 बचा है, तो दो दोनों में रखा है यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा ये तो आपका मतलब होगा। ओके, इसके अलावा जो क्लोरोफॉर्म होता है वो भी आपका यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो जो एनेस्थेटिक सबस्टांस के रूप में यूज किया जाता है, एनेस्थेटिक सबस्टांस, इसके रूप में जो यूज किया जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफॉर्म हो गया, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसके अलावा पेंटोथॉल सोडियम भी यूज किया जाता है। क्या नाम है उसका? पेंटोथॉल सोडियम। इसके अलावा हेलोजन, हेलोथन, ये यूज किया जाता है।
फिर क्लोरोप्रोपेन यूज किया जा सकता है इसी में, क्लोरोप्रोपेन। फिर कुछ कोकीन्स होते हैं, उनको भी एनेस्थेटिक सब्सटेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। ओके, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, दो यहाँ पे लिस्ट मैचिंग कराने को दे दिया है कि कुछ स्पेशलिस्ट चीज है और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो किन चीजों से किसको मैच कराया जा सकता है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है कि कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो का भी हम लोगों को कुछ समय पहले ही देखा है कि कार्डियो का मतलब जो हार्ट से संबंधित हो, यानी ऐसे डॉक्टर जो हार्ट की बीमारी को चेक करें उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। ओके, तो आपका हार्ट क्या है, एक का अगर हम 3 से मैच करा दें तो आपका आंसर आ गया। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है, नेफ्रॉन होता है किडनी का यूनिट। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन ये किडनी में पाया जाता है। तो ये जो किडनी के डॉक्टर होंगे उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते होंगे। तो बी का 4 मैच करा दिया, ऑटोमेटिक आंसर आ ही गया है। यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो भी मेल या फीमेल जेनाइटल पार्ट होते हैं जहां से यूरिन ट्रेवल करता है, उसका जो डॉक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। तो ये आपका यूरिनरी ट्रैक के बारे में बात कर रहा है। ऑक्यूलिस्ट का मतलब होता है जो आंख के डॉक्टर होते हैं, उनको हम लोग ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, यानी जो आंख की बीमारी को चेकअप करते हैं उन्हें हम लोग ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। ओके, ये चारों हम लोगों ने मैच करा दिया एक एक पॉइंट करके, और इन चारों के बारे में हम लोग पहले ही डिटेल में, बहुत पहले ही लेक्चर के दौरान इसके डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, और उम्मीद करते हैं कि चारों पॉइंट आप लोग को समझ भी आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है। तो क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखा है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, दूसरा दे रखा है ह्यूमन ऑर्गन। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो हार्ट के बारे में यहाँ पे कार्डियोलॉजी अध्ययन किया जाएगा, हार्ट से संबंधित। ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के मतलब होता है ये पेट के बारे में बात कर रहा है, यानी स्टमक के बारे में, स्टमक। ओके, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। यूरोलॉजी की अगर बात करें तो ये यूरिन से संबंधित चीजें जो होंगी उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। न्यूरोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये न्यूरॉन्स के बारे में बात करेगा, न्यूरॉन। तो ये नर्वस सिस्टम से मैच कर रहा है। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैंड फॉर द यूज एज परफॉर्मेंस इनहांसिंग सब्सटेंस बाय एथलीट। यानी जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट होते हैं बेसिकली, वो अपने परफॉर्मेंस को इनहांस यानी बढ़ाने के लिए कौन कौन से सब्सटेंस का यूज करते हैं जो कि बैन नहीं है। यानी जो एथलेटिक एजेंसी होती है वो सब्सटेंस उसके द्वारा बैन नहीं किया गया है, उसी सब्सटेंस के बारे में पूछ रहा है। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। पहला दे रखा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वहां से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ये आपका बैन होगा, ये तो बैन होगा। ओके, टेस्टोस्टेरोन की अगर बात किया जाए तो ये टेस्टिस से सीक्रेट होने वाला है, टेस्टिस से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, तो ये भी आपका बैन होगा क्योंकि ये पावर को इनहांस कर देता है। ओके, इरेथ्रोपोइटिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का हार्मोन है, ये हार्मोन है, और ये सिक्रीट कहां से होता है, सिक्रीटेड इन फ्रॉम किडनी। ये किडनी से सिक्रीट होता है, कौन, इरेथ्रोपोइटिन। ओके, और ये जो होता है ये बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है किसका, आरबीसी के फॉर्मेशन में, यानी इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो वो जगह है जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है या आरबीसी का बनना स्टार्ट होता है। बेसिकली वो जगह का नाम क्या है, बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही खून बनता है। ओके, तो ये एक तरीके का हार्मोन है, ये किडनी से निकलता है और ये आरबीसी में मतलब बोन मैरो में आरबीसी के फॉर्मेशन या प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ओके, और ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में भी कारगर साबित होता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जो ऑप्शन डी कह रहा है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बेसिकली एक तरीके का येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है, यानी दूध होता है बेसिकली। जब कोई फीमेल डिलीवरी करती है या कोई एनिमल भी, अगर एनिमल की भी बात करें, तो जो पहला मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जो पहला दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रम बेसिकली एक येलोइश कलर का लिक्विड होता है, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स या प्रोटीन्स ये सब पाए जाते हैं, और ये बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रम होता है इसको जो ये एथलीट्स होते हैं, एथलेटिक होते हैं, ये परफॉर्मेंस को इनहांस यानी बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं कभी कभी। ओके, लेकिन इसमें कोई बैन नहीं है, तो जो एथलेटिक्स होते हैं ये कोलेस्ट्रम यूज कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो उसलिए वो कोलेस्ट्रम नामक जो सब्सटेंस होता है उसको वो यूज कर सकते हैं। ये बैन बैन वाले कैटेगरी में ये शामिल नहीं है। ओके, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो पॉइंट है ये तीनों बैन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रम जो होता है वो बैन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है उसी के बारे में हमें बताना है। तो पहला कह रखा है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल कंट्रोल करता है किसको? ये सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन पाया जाता है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नेचुरल रबर है, इसका पॉली आइसोप्रीन है। बिल्कुल ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो आइसोप्रीन होता है नेचुरल रबर का क्या होता है, एक तरीके का पॉलीमर होता है। ओके, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है क्रायोलाइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ये एक तरीके का एल्यूमिनियम का ओर है क्रायोलाइट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, इसके कुछ और भी अगर ओर की बात की जाए तो ऑक्साइड, बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट के अलावा अगर देखा जाए तो कोरंडम एक तरीके का होता है, कोरंडम भी इसका ओर होता है, कोरंडम। और क्रायोलाइट का तो बात कर ही लिया है ऑप्शन में, क्रायोलाइट। ये कुछ क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम के ओर है। ओके, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट यहाँ दे रखा है, तो ये करेक्टली मैच। एंटीसेप्टिक की अगर बात किया जाए तो एंटीसेप्टिक यहाँ दे रखा है कि फेनोप्थलीन, और फेनोप्थलीन एक तरीके का ये आप कह लीजिए कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है उसके एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है। एक तरीके का ये इंडिकेटर होता है। ओके, इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है किसमें? एसिड बेस टाइट्रेशन में, इंडिकेटर। और यहाँ पे एंटीसेप्टिक दे रखा है। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किल जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक फिनोप्थलीन से कोई इसका लेना देना है नहीं, यानी कोई मैचिंग नहीं है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ। एंगोरा एक तरीके का वुल होता है, ऊन होता है, ऊन, जिससे शॉल या स्वेटर या अच्छे लग्जरी लेवल के जो मतलब कोट वोट बनाए जाते हैं वो अंगूरा वुल से बनाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि किस ब्रीड के द्वारा इसको निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये शिप की वैरायटी से नहीं किया जाता है, फॉक्स लोमड़ी की वैरायटी से नहीं किया जाता, ये एक तरीके की अंगोरा रैबिट होता है, जिसका नाम है अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट एक तरीके का ये खरगोश की एक वैरायटी है, और इससे ये निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अंगोरा वुल होता है ये रैबिट होता है, उसकी ब्रीड से निकाला जाता है। ओके, और इसी से मिलता जुलता एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है आपका मोहायर। मोहायर यानी ये भी सेम कैटेगरी के मतलब जो लग्जरी चीजें होती हैं उनके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे साल हो गया, चादर, ये सब जो बनाए जाते हैं ना बेसिकली, उसे बनाने में काम किया जाता है। ये अंगोरा गोट से यूज किया जाता है, अंगोरा गोट। जो अंगोरा वुल है वो रैबिट से निकाला जाता है, जो मोहायर है वो आपका अंगोरा गोट से निकाला जाता है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि रिसेंटली डेवलप
टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फीटल ग्रोथ, यानी जो बच्चे होते हैं उनके जो ग्रोथ होते हैं मतलब पैदा होने से पहले, तो उसको किस टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। माइक्रोवेव टेक्निक, माइक्रोवेव नहीं होगा कि क्योंकि ये खाने को गर्म करने में बेसिकली इसका यूज किया जाता है, खाने को गर्म करने के लिए, गर्म करने में। और इसके साथ साथ ये कई तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, तो कई तरीके की बीमारियों को भी इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो माइक्रोवेव फीटल के ग्रोथ को आइडेंटिफाई या मॉनिटर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा प्रोसीजर है ना कि जो भ्रूण के विकास की निगरानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज की अगर बात किया जाए तो ये सनरेज से निकलने वाली किरणें होती हैं जो स्किन कैंसर को ह्यूमन में कॉज करती हैं, इसकी कॉज स्किन कैंसर। ओके, और एक्स रे की बात करें तो ये किसी भी हड्डी या बोन्स या मतलब कार्टिलेज से रिलेटेड जो भी पिक्चर लेना होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक्स। अब अल्ट्रासोनिक जो टेक्निक होता है इसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, एक तरीके की जो रेज होती हैं। ओके, और ये जो कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी इमेजिंग करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसको मापने के लिए इसको ऐसे इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अल्ट्रासोनिक का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है संरक्षा, संरक्षा इज अ मलेरिया रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट बेंगलुरु, एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट बेंगलुरु, टीबी रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली, या नॉन ऑफ दीज। तो संरक्षा जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये एक तरीके का एड्स प्रोग्राम होता है, ये एड्स प्रोग्राम था। ओके, संरक्षा इज अ एड्स प्रोग्राम, और ये बेंगलुरु में 1993 में 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, संरक्षा जो प्रोग्राम है ये एड्स से संबंधित प्रोग्राम है और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका काम क्या था कि ये HIV परामर्श सेवा को रूप में इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो संरक्षा है यह HIV परीक्षण से लेकर धर्मशाला देखभाल तक कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ओके, तो बेसिकली यह एक तरीके का एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट था जो कि 1993 में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट कि नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद, तो सबसे पहले नाको का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको जो है, नाको इसका फुल फॉर्म ही है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद, तो सवाल यही पूछ रहा है कि किससे डील करता है, तो यहाँ पे एड्स दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एड्स से संबंधित होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नाको की अगर बात किया जाए तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश इन 1992, 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक डिवीज़न है जो कि HIV एंड एड्स के रोकथाम और उसके नियंत्रण की समितियों के माध्यम से इस कार्यक्रम के संचालन करने का नेतृत्व करता है। ओके, तो जो नाको है ये बेसिकली एड्स से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, द इंडियन बायोलॉजी डेटा सेंटर, द इंडियन बायोलॉजी डेटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट, यानी किस स्टेट में इसका स्थापना किया गया है। तो जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है ये 10 नवंबर 2022 को इसको ओपन किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद। ओके, फरीदाबाद ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, फरीदाबाद ये हरियाणा में है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो क्वेश्चन नंबर है ये, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में। तो स्टूडेंट ये जो पार्ट आज का 2 है ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है, और बाकी जो भी इसके आगे के बचे हुए सवाल हैं उसको हम लोग थर्ड पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग भी कहेंगे कि सर एक घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके,
तो रफली जो मेरा लेक्चर चलने का जो टाइम ड्यूरेशन है रफली वो 1 घंटे के आसपास ही मैं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा बोरियत भी फील ना हो और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने में भी थोड़ा सा समझने में भी आसान लगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में जाके बेझिझक अपना कमेंट मतलब कीजिएगा कि इसमें क्या मॉडिफाई किया जा सकता है या इसे कैसे सुधारें, किस तरीके से इसको इस सीरीज को और आगे फॉरवर्ड किया जाए। तो बेसिकली आप लोगों का मुझे सजेशन चाहिए, तो आपके कमेंट का या आपके सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप कमेंट करेंगे। ओके, तो इसी के साथ यहाँ तक आप लोग बने रहे, इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में फिर मतलब जो बचे हुए सवाल हैं उनको लेकर। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।